Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita and welcome to your second lecture of भारतीय न्याय संहिता, जहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बेसिक से लेके हम पूरा आपका कंप्लीट भारतीय न्याय संहिता यूट्यूब पर डिस्कस करने वाले हैं। और स्पेशली जो भारतीय न्याय संहिता हम पढ़ेंगे वो आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि क्या आप मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एम आई परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइज? क्या कंटेंट आपको ठीक तरीके से दिख रहा है? क्या मैं आपको ठीक तरीके से दिख रही हूं? एक बार वो कंफर्म कर दीजिए। सो वी विल स्टार्ट विथ आवर सेशन। हाय काव्या, वेरी गुड इवनिंग। आई थिंक इट्स गुड टू गो, है ना? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, ठीक है। चलिए, सो आज जैसे कि आप लोग थंबनेल पे भी पढ़ पा रहे होंगे, आज का जो बेसिकली हमारा सेशन रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी अबाउट योर बेसिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। ठीक है, बेसिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉ पहले हमें यहां पे समझने की जरूरत होती है। सीधे भारतीय न्याय संहिता पढ़ना सेक्शन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि सेक्शन नंबर 1 जो है उसे समझने के लिए या आगे जाके भारतीय न्याय संहिता में आप क्या क्या अलग अलग अपराध पढ़ेंगे, क्या क्या अलग अलग ऑफेंस पढ़ेंगे, उन्हें समझने के लिए पहले क्रिमिनल लॉ के जो आपके बेसिक्स हैं वो यहाँ पे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में भी वहां से सवाल आते हैं। सबसे ज्यादा सवाल मेंस एग्जाम के अंदर में आते हैं और इंटरव्यू में भी वहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक्स को कवर करना स्टार्ट करते हैं। और हमारा बेसिक शुरू होता है इस चीज से कि आप पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता आपको अपराध के बारे में बताता है, क्राइम के बारे में बताता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि अपराध एग्जैक्टली होता क्या है, क्राइम एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से आप यहाँ पे अपराध को, क्राइम को डिफाइन कर पाएंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या रहना चाहिए कि किसी भी देश में, चाहे आप इंडिया की बात करें, चाहे आप यूके की बात करें, चाहे आप यूएसए की बात करें, कहीं पे भी अपराध क्या होता है या क्राइम क्या होता है, इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती है। आप अगर सोच रहे हैं कि कोई एक फिक्स्ड लिस्ट होती होगी, कोई एक पैरामीटर होता होगा कि ये अपराध है या ये अपराध नहीं है, इसे हम क्राइम मानेंगे, इसे हम क्राइम नहीं मानेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्राइम जो होता है वो कोई स्थिर अवधारणा नहीं है, क्राइम कोई फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं होता है। क्राइम क्या चीज मानी जाएगी या क्राइम क्या नहीं माना जाएगा, अपराध किस चीज को हम मानेंगे, किस चीज को हम नहीं मानेंगे, ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करता है? आपकी सोसाइटी पे डिपेंड करता है, आपके समाज पे डिपेंड करता है। आपका समाज क्या किस चीज को सही मानता है, गलत मानता है, वो ये काफी हद तक डिसाइड करता है कि क्या आपकी सोसाइटी में एक अपराध माना जाएगा। तो बेसिकली आपके देश में या आपके समाज में अपराध क्या होगा या क्या नहीं होगा, ये सोसाइटी डिसाइड करेगी, ये समाज डिसाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली भूलिएगा मत कि सोसाइटी जो होती है या जो अपराध होता है, जो क्राइम होता है, किसके लिए यहां पे बनाया जाता है? क्रिमिनल लॉज जो होते हैं, भारतीय न्याय संहिता, क्या गवर्नमेंट ने अपने लिए बनाया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए बनाया है? ठीक है, कोई भी अपराध इस देश में बनाया जाता है तो हमारे लिए बनाया जाता है। क्रिमिनल लॉ का पर्पस होता है समाज के लिए रहना, समाज को मदद करना, सोसाइटी को मदद करना, सोसाइटी को यहाँ पे असिस्ट करना, सोसाइटी के दिक्कतों को, ठीक है, सोसाइटी के दुखों को, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे दूर करना। इसलिए कहीं पे भी क्रिमिनल लॉ बनाया जाता है। तो जब क्रिमिनल लॉ आप बना समाज के लिए रहे हैं, बना सोसाइटी के लिए रहे हैं, तो सीधी सी बात है, फिर सोसाइटी ही डिसाइड करेगी ना कि हमारे लिए क्या क्राइम होगा, हमारे लिए क्या क्राइम नहीं होगा, क्या हमारे लिए अपराध होगा, क्या हमारे लिए अपराध नहीं होगा। तो बेसिकली पार्लियामेंट, जो संसद होता है आपका, वो समाज को देखते हुए, समाज की जो आवश्यकताएं होती हैं, समाज की जो नीड्स होती हैं, उनको देख के डिसाइड करता है कि क्या अपराध होगा और क्या अपराध नहीं होगा। ठीक है, अब इसके मैं बहुत सारे आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकती हूं, बहुत सारे आप सबको मैं क्लासिक लैंडमार्क एग्जांपल्स दे सकती हूं। याद करिए आपका सेक्शन 377 आईपीसी,
इंडियन पीनल कोड में एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 377 आईपीसी, जो बात करता था समलैंगिक संबंधों के बारे में, जो बात करता था होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। अब 2017 तक इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी पनिशेबल हुआ करती थी। 2017 तक अगर कोई भी लड़का या कोई भी लड़की या लड़की आपस में रिलेशनशिप में आते थे, आपस में साथ में रहते थे, तो उसे समाज एक अपराध मानता था, उसे सोसाइटी एक अपराध मानती थी। उनके ऊपर सेक्शन 377 लगा दिया जाता था और उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन 2017 के बाद क्या हुआ? 2017 में सुप्रीम कोर्ट एक लैंडमार्क डिसीजन पास करती है, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और नवतेज सिंह जौहर के केस में सुप्रीम कोर्ट यह कह देता है कि आज से भारत देश में, आज से इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध नहीं है। मतलब अगर लड़का लड़का रिलेशनशिप में है या लड़की लड़की रिलेशनशिप में है तो उसे हम अपराध नहीं मानेंगे, उसे हम ऑफेंस नहीं मानेंगे। तो ऐसा क्या बदल गया? मतलब 2017 से पहले आपके लिए होमोसेक्सुअलिटी अपराध है, 2017 के बाद होमोसेक्सुअलिटी आपके लिए अपराध नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा? सुप्रीम कोर्ट ने देखा हमारा समाज बदल चुका है, हमारी सोसाइटी बदल चुकी है। यही समाज जिसे एक टाइम पे सेम सेक्स रिलेशनशिप से दिक्कतें होती थी, यही समाज जो इन चीजों को गलत मानता था, अननेचुरल मानता था, आज वही समाज उन रिलेशनशिप्स को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि समाज को दिख रहा है कि आजकल बहुत सारे लोग होमोसेक्सुअल्स होते हैं, बहुत सारे लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप्स में आते हैं। तो बेसिकली कोई चीज पहले अपराध थी और फिर अपराध नहीं रही। तो कारण क्या था? कि सरकार का मन बदल गया या सुप्रीम कोर्ट का मन बदल गया? नहीं, सिंपल सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि समाज का मन बदल चुका है, समाज का परसेप्शन यहां पे बदल चुका है। तो यह परिवर्तन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि समाज की सोच यहां पे बदल चुकी है। ठीक है, कोई चीज, कोई कार्य पहले अपराध मानी जाती थी, लेकिन समाज की थिंकिंग चेंज हुई, सोसाइटी की थिंकिंग चेंज हुई, तो उसको अपराध की कैटेगरी से हमने हटा दिया और उसको हमने एक जो है नॉट पनिशेबल चीज के रूप में यहां पे बना दिया। दूसरा एग्जांपल यहां पे लीजिए, 2012 के पहले क्या इंडिया में रेप नहीं होता था? 2012 के पहले क्या इंडिया में सेक्सुअल ऑफेंसेस नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 2012 के बाद अचानक से तुमने 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी बिठा दी, अचानक से तुम 2013 में अमेंडमेंट लेके आ गए, फिर 2018 में फिर तुमने क्या करा? तुमने आईपीसी को यहां पे चेंज कर दिया। ऐसा क्या हुआ भाई? मतलब 2012 के पहले क्या महिलाएं सेफ थी या महिलाओं के साथ सेक्सुअल ऑफेंस नहीं हो सकते थे? अगेन सोसाइटी कारण है। 2012 में जब निर्भया गैंगरेप केस हुआ या 2018 में जब काठुआ गैंगरेप केस हुआ, तो सबसे ज्यादा गुस्सा किसने दिखाया? गुस्सा दिखाया समाज ने, गुस्सा दिखाया सोसाइटी ने। सोसाइटी सड़कों पे उतर आई थी, लोग सड़कों पे उतर आए थे, कैंडल मार्च, प्रोटेस्ट निकाले जा रहे थे, लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे कि भाई तुम महिलाओं को सेफ्टी क्यों नहीं प्रोवाइड करते हो, तुम्हारे देश में प्रॉपर लॉज क्यों नहीं है, प्रॉपर रेगुलेशन क्यों नहीं है। तो 2013 का जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ आईपीसी में, जिसमें आपने रेप वगैरह सेक्सुअल ऑफेंसेस की जो सजा है, पनिशमेंट है, उनको इतना ज्यादा बढ़ा दिया, डेथ पेनल्टी वगैरह आप लेके आ गए। 2018 में आपने अलग से माइनर लड़कियों के लिए लॉज बनाए कि अगर किसी माइनर लड़की के साथ 16 या जो है 18 साल से या 16 साल से या 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर सेक्सुअल ऑफेंस होता है, रेप वगैरह होता है, तो हम और ज्यादा सख्त पनिशमेंट देंगे। क्यों हुआ ये भाई? ऐसा तो नहीं है ना कि ये सरकार ने डिसाइड किया खुद से, ठीक है, या ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया खुद से। क्योंकि बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ रेप या सेक्सुअल ऑफेंसेस तो पहले भी हो रहे थे। अगर सरकार को करना होता वो खुद पहले भी कर सकते थे, लेकिन सोसाइटी ने डिमांड किया, समाज में एक तरीके से गुस्सा बढ़ा, एक तरीके से आक्रोश बढ़ा। सोसाइटी ने डिमांड किया कि हमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट चाहिए सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए, ताकि ये जो निर्भया गैंगरेप केस टाइप के लोग होते हैं इनको बख्शा ना जाए, इनको छोड़ा ना जाए, इनको सख्त से सख्त पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एंड दैट इज व्हाई जस्टिस वर्मा कमेटी बिठाई गई। जस्टिस वर्मा कमेटी ने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए कि कहां कहां पे दिक्कतें हैं आईपीसी में, कहां कहां पे आपको कानून को महिलाओं के फेवर में बनाने की जरूरत है, कहां कहां पे आपको लॉज को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत है। और हमने देखा कि 2013 में, 2018 में कई सारे बदलाव आपके लाए गए।
इसका एक और एग्जाम्पल मैं आप सबको दे सकती हूं, ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल मैं आप सबको दे सकती हूं। याद करिए सेक्शन 497 आईपीसी, सेक्शन 497 आईपीसी जो कि बात करता था अडल्ट्री के बारे में। अडल्ट्री बेसिकली क्या होता था, एक महिला है और एक उसका पति है। अब अगर वो महिला किसी दूसरे आदमी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में एंटर करती है और उस फिजिकल रिलेशनशिप के लिए उसका पति अग्री करता है, उसका पति सहमति देता है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, दैट इज ओके, दैट इज गुड टू गो। लेकिन अगर उस महिला के पति ने इस चीज की परमिशन नहीं दी तो फिर ये अपराध बन जाता था, और वो जो भी तीसरा पर्सन है जिसके साथ वो महिला फिजिकल रिलेशनशिप में एंटर हुई है, उस तीसरे पर्सन के ऊपर 497 लगता था और उसको अडल्ट्री के अपराध में उठा के जेल में डाल दिया जाता था। फिर ऐसा क्या बदला जोसेफ शाइन के केस में, कि जोसेफ शाइन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया 497 को, अडल्ट्री डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, क्योंकि समाज में लोगों ने आवाज उठाई, सोसाइटी में लोगों ने आवाज उठाई, खास करके महिलाओं ने यह आवाज उठाई कि तुम महिलाओं को आदमियों की, पतियों की प्रॉपर्टी मान के चल रहे हो, कि आपके पति ने परमिशन दे दी, पति ने अलाउ कर दिया तो आप किसी दूसरे आदमी के साथ रिलेशन बना सकती हैं, और आपके पति ने अलाउ नहीं किया तो आप नहीं बना सकती हैं। तो ये तो गलत है ना, कि मतलब महिलाओं को किससे पूछना पड़ रहा है, किससे परमिशन लेनी पड़ रही है, अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ रही है। दूसरा विवाद क्या था, दूसरा प्रॉब्लम क्या था, कि अगर मान लो अगर वो महिला किसी तीसरे पर्सन के साथ अपने पति को छोड़ के फिजिकल रिलेशनशिप में एंटर करती है, तो मतलब ताली तो दो हाथ से बचती है ना। जितना इन्वॉल्वमेंट उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उस आदमी का है, उतना उस महिला का भी तो है जो अपने पति के अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप में एंटर कर रही है। तो तुम महिला को क्यों नहीं पनिश कर रहे हो, तुम पत्नी को क्यों नहीं पनिश कर रहे हो? वाई आर यू ओनली पनिशिंग द मैन? ये भी गलत है। दिस इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो सोसाइटी में ये सारे इश्यूज उठे, बट उसके बाद हमने क्या देखा, अडल्ट्री को हटा दिया गया। एक और केस यहां पे लीजिए, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पे तो दीपिका पादुकोण ने बहुत ही फेमस पिक्चर भी करी है, छपाक। लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भारत देश का लैंडमार्क केस है ऑन एसिड अटैक। लक्ष्मी है, एक लेडी है, जिन पे आज से कई साल पहले एक आदमी, उनका ही कोई रिश्तेदार, एसिड फेंक के चला गया था, सिंपली बिकॉज उन्होंने, क्योंकि उनका प्रपोजल यहां पे रिजेक्ट कर दिया था। अब उस समय की हालत ये खराब थी कि इंडिया में एसिड आसानी से मिलता था, इंडिया में एसिड जो है वो बहुत ही खुला मिलता था, कोई चेक नहीं था, कोई ट्रैक नहीं रखा जाता था कि एसिड कौन खरीद रहा है, कब लेके गया है एसिड वगैरह। और दूसरा, जिन लड़कियों के साथ एसिड अटैक होता था उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता था, उन्हें कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलता था, और उन्हें सिर्फ, जिन लोगों ने एसिड अटैक किया है उन्हें सिर्फ ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट देके छोड़ दिया जाता था, जो बहुत ही कम होती है। तुम एक लड़की के ऊपर एसिड फेंक रहे हो, तुम उसकी जिंदगी खराब कर दे रहे हो, और उसके लिए तुम्हें कितनी सजा मिल रही है, 7 साल, 8 साल, 10 साल, ऐसी। तो अगेन सोसाइटी ने विद्रोह किया, लक्ष्मी वेंट टिल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक गई, वो सुप्रीम कोर्ट से लड़के आई, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो है उन्होंने केस फाइल किया, तो बदला ना, क्योंकि सोसाइटी में चेंज आया कि यार ये तो गलत है, जिनके साथ एसिड अटैक होता है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, एसिड अटैक करने वाले को प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए, प्रॉपर पनिशमेंट वगैरह मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं कि ये सारे एग्जाम्पल से बेसिकली हमें क्या समझ में आता है। नंबर 1, कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्राइम क्या होता है, क्राइम हैज नो फिक्स्ड डेफिनेशन। ठीक है, किसी भी देश में, इंडिया के, दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में क्राइम का कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं होता है, कोई फिक्स्ड परिभाषा नहीं होती है ना। हर देश में क्राइम अलग अलग तरीके से देखा जाता है, क्योंकि क्राइम क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपका समाज डिसाइड करता है, ये आपकी सोसाइटी डिसाइड करती है। होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में अपराध नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स में अपराध नहीं है, अरबिक कंट्रीज में लेकिन चले जाओ, इस्लामिक नेशंस में आप चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, सऊदी अरेबिया चले जाओ, वहां पे अभी भी होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। तो कोई चीज वहां अपराध नहीं है, यहां अपराध नहीं है, लेकिन वहां पे अपराध है, राइट। तो बेसिकली क्राइम क्या है या क्या नहीं है इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है,
क्राइम इज समथिंग दैट इज डिसाइडेड बाय द सोसाइटल परसेप्शन। समाज डिसाइड करता है, सोसाइटी डिसाइड करती है कि आपके देश में क्या चीज अपराध रहेगा, क्या चीज अपराध नहीं रहेगा। एम आई क्लियर? क्राइम क्या होता है पहले तो ये समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से कंफर्म करिए, सो वी विल मूव अहेड। एम आई क्लियर? यस, क्लासेस डेली चलेंगी। यहां तक क्लियर है? आर यू ऑल क्लियर अबाउट कि क्राइम क्या होता है, क्राइम कैसे डिफाइन किया जाता है, क्राइम की क्या डेफिनेशन होती है? तो कोई आपसे पूछेगा अब अगली बार कि व्हाट इज क्राइम, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू से कि क्राइम इज समथिंग दैट इज डिसाइडेड बाय द सोसाइटल परसेप्शन। इट इज द सोसाइटी दैट डिसाइड्स कि क्राइम क्या है और क्या क्राइम नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा क्राइम और मोरालिटी का। ये मेंस में सवाल आता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि बताइए क्राइम और मोरालिटी में क्या संबंध है। मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो अपराध और नैतिकता में क्या संबंध होता है, क्या ये आपस में कनेक्टेड हैं, क्या ये आपस में रिलेटेड हैं, या ये आपस में रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो लेट मी टेल यू, ये आपस में रिलेटेड नहीं है। रीजन बीइंग, ठीक है, रीजन बीइंग, मैं एग्जांपल्स कुछ आपको देती हूं कि हमेशा क्राइम और मोरालिटी, बीएनएस में अडल्ट्री नहीं है, दैट इज व्हाट आई सेड गीतांजलि, कि हमेशा क्राइम और मोरालिटी एक जैसे हो या एक साथ अप्लाई हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे कि एवरी इमोरल एक्ट इज नॉट नेसेसरीली अ क्राइम। हर अनैतिक कार्य आवश्यक रूप से अपराध नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंपल भाषा में शादी के बाहर जाके किसी पर्सन के साथ रिलेशन बनाना, चाहे आदमी बनाया चाहे औरत बनाए, डज नॉट मैटर। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरे हिसाब से शायद ही कोई होगा जो अग्री करेगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो अच्छी चीज होती है, बढ़िया चीज होती है, करना चाहिए। आई थिंक सब मानेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अनैतिक होता है, इमोरल होता है। ठीक है, लेकिन क्या इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक अपराध है? अपराध नहीं है, पहले था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया जोसेफ शाइन के केस के बाद। हाँ, तलाक लेने का आधार अभी भी है, आप डिवोर्स ले सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ग्राउंड पे, लेकिन वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो मतलब आपके समाज में ऐसी चीजें हैं जो इमोरल हैं, जो अनैतिक हैं, लेकिन अपराध नहीं है। जैसे इसका एक और हम एग्जांपल लेते हैं, आपके सामने कोई आदमी डूब रहा है, तुम्हें तैरना आता है, तुम जाके उस आदमी को बचा सकते हो, तुम उसको सेव कर सकते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। तो अब आपने किसी डूबते हुए आदमी को नहीं बचाया, वो आदमी डूब के मर गया, दिस इज इमोरल, ये अनैतिक चीज है। बट क्या हम इसको अपराध कहेंगे? नहीं। इसके लिए अब आपको कोई उठा के जेल में थोड़ी ना डाल देगा कि तुम्हारे सामने कोई आदमी डूब रहा था और तुमने उसको बचाया नहीं, तुमने उसको सेव नहीं किया। तो इमोरल था, नो डाउट, आपके पार्ट पे अनैतिक चीज थी, बट इसको हम अपराध नहीं मानेंगे, इसको हम क्राइम नहीं मानेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, हर चीज जो आपके देश में क्राइम हो, जरूरी नहीं कि वो इमोरल भी हो। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मतलब हर चीज जो आपके देश में अपराध है, जरूरी नहीं है कि वो अनैतिक भी हो। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो मान लो आप सड़क के पास खड़े हैं, आप यहां कोई भी पर्सन सड़क के पास में खड़ा हुआ है और आपके पास पैसे नहीं है। सामने आपको दिख रहा है एक बच्चा है जो भूख से तड़प रहा है। अब आपके पास भी पैसे नहीं है, बच्चे के पास तो पैसा है ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो अब आपको उस बच्चे का तड़पना देखते नहीं बना, तो आपने चोरी कर ली। आपके पास से एक आदमी निकल रहा था, आपने उसका जो है पॉकेट मार ली आपने उसकी, और उसकी जेब में से आपने 50-100 रुपए चुरा लिए, और वो 50-100 रुपए लेके आपने क्या करा? आपने उस बच्चे को खाना खिला दिया। मतलब तुमने कोई बुरे इरादे से या बुरे इंटेंशन से चोरी नहीं की, सिर्फ इसलिए चोरी की तुमने क्योंकि तुम्हें उस बच्चे का भूख से तड़पना हुआ देखते नहीं बन रहा था, तुम उस बच्चे को खाना खिलाना चाहते थे,
ठीक है, सिर्फ इसलिए आपने चोरी की, वरना आप नहीं करते चोरी यहां पे। अब ये जो चीज आपने करी है, ये अनैतिक तो नहीं बोलोगे, इसको इमोरल तो नहीं बोलोगे? भाई भूखे को खाना खिलाना, तड़पते हुए आदमी को खाना खिला देना, ये तो अच्छी बात है, ये तो मॉरल चीज है, ये तो नैतिक काम आपने किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुमने चाहे मोरालिटी के चक्कर में किया हो या तुमने चाहे नैतिकता के चक्कर में किया हो, सजा तो आपको फिर भी मिलेगी अगर आप यहां पे पकड़े गए तो। सजा जो है वो आपको फिर भी मिलेगी अगर आप पकड़े गए तो, क्योंकि अल्टीमेटली करी तो तुमने भाई चोरी है, अल्टीमेटली करा तो तुमने चोरी का अपराध है, सजा तो तुमको मिलेगी क्योंकि तुमने एक मूवेबल प्रॉपर्टी किसी पर्सन से बिना पूछे उसके पोजेशन से मूव करी है। भले ही तुम्हारा यहाँ पे जो पैसा लेने का इरादा था, इंटेंशन था, ठीक है, वो भले ही किसी को खाना खिलाना था, बट स्टिल चोरी तो आपने यहाँ पे करी है। तो कहने का मतलब ये है कि अपराध यानी कि क्राइम और मोरालिटी यानी कि नैतिकता हमेशा साइड बाय साइड चलें, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें मॉरली सही हो। जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको दिया कि आप अगर पॉकेट मारते हैं, चोरी करते हैं किसी भूखे आदमी को खाना खिलाने के लिए, आपने जो करा है वो नैतिक तौर पे सही है, वो मॉरली जस्टिफाइड है, बट फिर भी आपको चोरी के लिए पनिश किया जाएगा, फिर भी आपको हम अपराध के लिए पनिश करेंगे। ठीक है, यहां पे मैंने एग्जाम्पल डाल दिया है पीपीटी में। तो ये जो एक्ट था आपका वो नैतिक था, उचित था, जस्टिफाइड था, बट अल्टीमेटली लॉ क्या देखेगा? लॉ ये देखेगा कि भाई करा तो तुमने अपराध है, करी तो तुमने चोरी है, सजा तो तुमको मिलेगी। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए यहां पे, यूथेनेशिया। अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था, रिसेंटली अभी काफी ज्यादा जो है वो न्यूज में था यूथेनेशिया, यानी कि इच्छा मृत्यु। ठीक है, इच्छा मृत्यु बेसिकली क्या है? अभी हरीश राणा का जो केस आया था, जो कई साल पहले अपने हॉस्टल की बिल्डिंग से गिर के जो है पैरालाइज्ड हो गए थे, तो पहला केस आया अभी सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली, हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पहली बार इंडिया में किसी को यूथेनेशिया दिया गया। अब देखो क्या है, इंडिया में, भारत देश में जो यूथेनेशिया अलाउड है, जो यूथेनेशिया अलाउड है वो है पैसिव वाला। मतलब ऐसे तुम सीधे तौर पे जाके किसी को मार नहीं सकते हो, यू कांट गो एंड तुम किसी का गला दबा दो इस तरीके से, है ना। पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, मतलब जो चीजें उस इंसान को सपोर्ट करी हुई हैं, दवाइयां, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बाकी सारी चीजें, वो हम धीरे धीरे हटाना शुरू कर देते हैं, ताकि जो चीजें उसकी जिंदगी को सपोर्ट करी हुई हैं वो हट जाएंगी, तो आदमी नेचुरली सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। तो इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, एक्टिव अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पे मान लो ऐसा ही कोई पर्सन है, हरीश राणा जैसा ऐसा ही कोई पर्सन है। अब वो पर्सन अपने कई सालों से, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर में होते हैं, आनंद भाई, वो या वो ऋतिक रोशन की पिक्चर आई थी बीच में, गुजारिश, वो ऐश्वर्या राय होती है उसमें। ठीक है, तो मान लो मुन्ना भाई एमबीबीएस में आनंद भाई जैसा कोई आदमी है, राइट। अब ये जो आनंद भाई जैसा आदमी है, जिंदगी भर से आदमी ऐसा ही बैठा हुआ है, जैसा उसमें संजय दत्त दिखाता है कि ना वो कुछ फील कर पा रहा है, ना वो कुछ देख पा रहा है, ना वो कुछ सुन पा रहा है, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब आप एक जिंदा लाश बने हुए हो। और ऐसे लोगों के परिवार वाले भी परेशान रहते हैं, क्योंकि भाई अब क्या करोगे, जब तक वो आदमी है उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा, उसको सपोर्ट तो करना पड़ेगा। और ऐसे में कई बार लोगों की जिंदगी भर की कमाई या सेविंग्स वगैरह भी चली जाती हैं, क्योंकि ये सारे ट्रीटमेंट्स, मतलब किसी को जिंदा लाश के तौर पे जिंदा रखना, मेडिकली बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, इसमें बहुत पैसा लगता है। ये भी एक ग्राउंड था जो हरीश राणा के पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में रेज भी किया था कि मतलब हमारा घर बिक गया ये सारी चीजें करने में, तो ऐसा भी क्या जिंदा रखना है किसी को। तो तुमसे ऐसे किसी आदमी का दर्द ना देखा गया, तुमको लगा कि यार क्या जिंदगी जी रहा है, तुमसे उसके परिवार वालों का दर्द नहीं देखा गया, तो तुमने जाके उस आदमी का गला दबा दिया। ठीक है, तुमने जाके उस आदमी का गला दबा दिया कि सर मुझसे देखा नहीं जा रहा इसका पेन, मतलब ये क्या ही जिंदगी है, जाने देते हैं इसको। किया तुमने नैतिक काम है, किया तुमने मॉरल काम है कि सही बात है, वो आदमी भी ऐसे जीना डिजर्व नहीं करता, उसके घर वाले भी ऐसे जीना डिजर्व नहीं करते। बट प्रॉब्लम ये है कि ये फिर भी मर्डर के लिए
ये फिर भी जो है मर्डर के अपराध में फॉल कर जाएगा, क्योंकि इंडिया में ऐसे सीधे सीधे किसी को जब आप मार देते हैं, किसी की डेथ कॉज कर देते हैं, तो वो मर्डर का अपराध मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है मर्डर का अपराध यहां पे मान लिया जाता है। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखोगे कि जो मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें देखो होंगी जो इमोरल भी होंगी और अपराध भी होंगी। इनफैक्ट मैक्सिमम अपराध जो आप देखेंगे भारतीय न्याय संहिता के अंदर में, वो अनैतिक भी होंगे, इमोरल भी होंगे और अपराध भी होंगे, क्राइम भी होंगे। चाहे आप कोई भी अपराध देख लो, आप रेप देख लो, आप मर्डर देख लो, ठीक है, आप डकैती देख लो, आप चोरी वगैरह देख लो, है ना। अब जैसे ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इमोरल होती हैं, अनैतिक होती हैं, लेकिन उनको अपराध नहीं माना गया है। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, अबॉर्शन, बच्चा गिराना। बच्चा गिराना या मतलब माँ जब एक बार कंसीव कर जाती है, प्रेग्नेंट बन जाती है, बच्चा गिराना बहुत लोग अनैतिक मानते हैं, बहुत लोग इमोरल मानते हैं कि गलत है, मतलब भगवान की देन होती है और तुम मतलब जो लोग मानते हैं कि उनके लिए वो बच्चा जन्म में आ चुका है, वो बच्चा हो चुका है, मतलब अब वो दुनिया में आ चुका है, तो जिनके लिए वो मर्डर करने के बराबर बात होती है, वो लोग अबॉर्शन को गलत मानते हैं, वो लोग अबॉर्शन को इलीगल मानते हैं कि भाई इमोरल चीज है। लेकिन क्या अबॉर्शन इंडिया में कराना इलीगल है? नहीं, मतलब कुछ हफ्तों तक, सर्टेन वीक्स तक कानून आपको अलाउ करता है कि 24 वीक्स तक महिलाएं जाके बच्चा गिरा सकती है, अबॉर्शन करवा सकती है। ठीक है, तो बेसिकली अब अबॉर्शन करवाना, गर्भपात करवाना है तो अनैतिक, है तो इमोरल, बट वही बात है क्राइम नहीं है, अपराध नहीं है। फिर ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि जब आप एक डूबते हुए व्यक्ति को नहीं बचाते हैं, अनैतिक जो है वो है, इमोरल है, लेकिन अपराध नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिक अपराध जो आपके होते हैं, अगेन कुछ लोगों के लिए आज भी इमोरल है, कुछ लोगों के लिए आज भी अनैतिक है, लेकिन वही बात है अपराध नहीं है। सेलिंग लिकर, शराब बेचना, कुछ लोगों के लिए इमोरल है, कुछ लोगों के लिए अनैतिक है, लेकिन अपराध नहीं है, ऑफेंस नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पूरा आपका सर्कल होता है यहां पे, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो कि ये जो दो आपके सर्कल्स यहां पे होते हैं, एक सर्कल हम कह सकते हैं अपराध का सर्कल है, क्राइम का सर्कल है, एक सर्कल आपका नैतिकता का है, मोरालिटी का है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होगा कि ये दोनों सर्कल्स ओवरलैप करेंगे, मतलब कभी कभार क्राइम मोरालिटी, है ना, क्राइम इमोरालिटी साथ में जाएगा, लेकिन कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये साथ में नहीं भी जाएंगे। जैसे कि आपने देखा कोई चीज क्राइम है तो वो मॉरल है, कोई चीज मॉरल है और लेकिन फिर भी वो क्राइम है, कोई चीज इमोरल है लेकिन वो क्राइम नहीं है। तो हमेशा इनका आपस में कह लो तालमेल बैठे, इनका कोऑर्डिनेशन बैठे हमेशा, दिस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, क्राइम एंड मोरालिटी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्राइम एंड मोरालिटी समझ में आ गया? क्राइम एंड मोरालिटी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से कंफर्म करिए, तो वील मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आ जाइए द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्पेबिलिटी एंड लाइबिलिटी। ठीक है, कल्पेबिलिटी एंड लाइबिलिटी, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, कल्पेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? दोष सिद्धता, और लाइबिलिटी को हिंदी में कहा जाता है दायित्व या दंड, ऐसा कह लो। ठीक है, और सिंपल भाषा में अगर हम यहां पे समझेंगे तो कल्पेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, या सिंपल ऐसा कह लो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा एक्ट जिसे आपके समाज में, जिसे आपकी सोसाइटी में
एक ऑफेंस माना जाता है, एक अपराध माना जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज आपके समाज में जिसे अपराध माना जाता है, जिसे ऑफेंस माना जाता है, मतलब किसी कानून में कहीं पे लिखा होगा कि ये करना अपराध है, और उसके साथ में ये चीज अपराध है, ये तो लिखा ही होता है, और उसके साथ में क्या लिखा होता है कि अगर ये अपराध किया तो आपको इतनी इतनी सजा मिलेगी, आपको इतना इतना पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका लाइबिलिटी। तो दिस इज द कनेक्शन, दिस इज द कनेक्शन बिटवीन कल्पेबिलिटी एंड लाइबिलिटी। ठीक है, जब जैसे यहां पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जब आप कोई भी अपराध पढ़ोगे, जब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 1 से, जब हम सेक्शन नंबर 1 से भारतीय न्याय संहिता के अलग अलग सेक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, भारतीय न्याय संहिता को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कोई भी अपराध अगर आप देखोगे तो अपराध में पहले तो आपको यह बताया गया होगा कि वो सेक्शन या वो अपराध किस चीज के बारे में बात करता है, उस सेक्शन के हिसाब से क्या चीज अपराध है, क्या चीज ऑफेंस है। एग्जाम्पल, तुम अगर सेक्शन 100 पढ़ोगे, या कह लो तुम सेक्शन अगर 101 पढ़ोगे भारतीय न्याय संहिता का, ठीक है, 101 क्या है, 101 आपको मर्डर के बारे में बताता है। तो मर्डर का सेक्शन पढ़ के तुमको यह समझ में आएगा कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की, किसी दूसरे पर्सन की डेथ कॉज करता है, तो ये जो डेथ कॉज हुई है ना, ये जो किसी को जान से मारा गया है, ये हमें नहीं चलेगा, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो ऐसा करेगा, ठीक है, जो ऐसा करेगा उसे हम पनिश करेंगे। तो मतलब किसी की डेथ कॉज करना, किसी को जान से मारना हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक अपराध है, हमारे लिए एक ऑफेंस है, हम इसको मर्डर मान के चलते हैं। ठीक है, हम उसको मर्डर मान के चलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक्शन 101 मर्डर के अपराध में कल्पेबिलिटी क्या है, और सिंपल तरीके से पूछती हूं, सेक्शन 101 मर्डर के अपराध में हम एग्जैक्टली किस चीज को पनिशेबल कर रहे होते हैं, आदमी को किस बात की सजा मिल रही होती है, उसने ऐसा क्या करा होता है कि उसको हम पनिश कर रहे होते हैं, तो उसको सजा मिलती है किसी की डेथ कॉज करने की। आपने क्योंकि किसी को जान से मारा है, आपने क्योंकि किसी की जान ली है, किसी की डेथ कॉज करी है, ठीक है, इसके लिए हम आपको पनिश कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको सजा दे रहे हैं। तो मर्डर के अपराध का कल्पेबिलिटी क्या है, ये किसी की डेथ कॉज करना। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूं, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूं, अगर हम बात करते हैं डाउरी डेथ की, जैसे अभी हुआ ना त्विषा शर्मा केस, और वो निकिता नागर केस जो है नोएडा का, ठीक है, त्विषा शर्मा ले लो तुम। तो त्विषा शर्मा केस में गिरिबाला सिंह हैं या समर्थ सिंह हैं, ठीक है, या सिंपल अगर हम रखते हैं कि डाउरी डेथ में कल्पेबिलिटी क्या है, आदमी को एग्जैक्टली किस चीज की पनिशमेंट मिल रही होती है। तुमको पनिशमेंट इस बात की मिल रही होती है कि तुम्हारी बीवी है, तुमने अपनी बीवी को दहेज के लिए परेशान किया, दहेज के लिए तुमने उसको हैरास किया, और फिर तुम्हारी बीवी की तुमने शादी के 7 साल के अंदर में डेथ कॉज कर दी, तुमने उसकी शादी के 7 साल के अंदर में डेथ कॉज कर दी। तो हम तुम्हें इस चीज के लिए पनिश कर रहे हैं कि तुमने उसको जीते जी परेशान किया, दहेज के लिए हरास किया, और शादी के 7 साल के अंदर में तुमने उसकी डेथ कॉज कर दी। ये हमारे लिए पनिशेबल चीज है, ये हमारे लिए कल्पेबिलिटी है। तो किसी भी सेक्शन का कल्पेबिलिटी क्या होता है, किसी भी अपराध का आप कल्पेबिलिटी कैसे ढूंढ के निकालेंगे, वो सेक्शन, वो प्रोविजन एग्जैक्टली किस चीज की सजा तुमको दे रहा है, क्यों दे रहा है, तुमने क्या किया है ऐसा कि तुमको पनिशमेंट दी जा रही है। चोरी के अपराध में कल्पेबिलिटी क्या है, चोरी के अपराध में कल्पेबिलिटी यह है कि किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी तुमने उनके पोजेशन में से, ठीक है, बिना उनसे पूछे, बिना उनका कंसेंट लिए हिला दी, मूव कर दी, तो ये क्या बन गया, ये तुम्हारा कल्पेबिलिटी बन गया। इस चीज की सजा हम तुमको दे रहे हैं कि तुमने कैसे किसी से बिना पूछे उनका सामान मूव किया उनके पोजेशन में से। तो किसी भी अपराध में, किसी भी ऑफेंस में कल्पेबिलिटी कैसे ढूंढ के निकालेंगे आप, कल्पेबिलिटी वो चीज है
जिसके लिए हम आपको पनिश कर रहे हैं, जो सिंपल भाषा में और कह लो, क्या गलत काम तुमने किया है, क्या गलत ऑफेंस तुमने किया है, उसके लिए हम आपको सजा दे रहे हैं। ठीक है, और सजा कितनी देंगे, दैट इज योर लाइबिलिटी। ठीक है, दैट इज योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब, अब भाई देखो, तुमने अपराध में सेक्शन में जो भी चीज लिखी है कि जैसे मर्डर में डेथ कॉज करना लिखा है, डाउरी डेथ के केस में महिला की शादी के 7 साल के अंदर में हत्या लिखी है, चोरी के अपराध में किसी का सामान उनसे बिना पूछे मूव करना लिखा हुआ है, ये सब कुछ तुमने कर दिया, मतलब तुमने अपराध कर दिया, ये तो हमको दिख रहा है, कल्पेबिलिटी हम क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अब अपराध हो जाने के बाद उस अपराध की कितनी सजा आपको मिलेगी, कितना पनिशमेंट आपको दिया जाएगा, दैट इज योर लाइबिलिटी। एक बार ये क्लियर हो जाता है कि आपने कोई अपराध किया है, आपने कोई ऑफेंस किया है, अब उसकी सजा हम आपको कितनी देंगे, उसकी पनिशमेंट हम आपको कितनी देंगे, दैट इज योर लाइबिलिटी। ठीक है, दैट इज योर लाइबिलिटी। जैसे चोरी के अपराध में मैंने एग्जांपल दिया, सेक्शन 303 अगर आप देखोगे, चोरी के अपराध में किसी का सामान, किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उस पर्सन के पोजेशन में से मूव कर देना बिना उनसे पूछे, ये चोरी है, मतलब ये कल्पेबिलिटी है। इसके लिए हम तुमको पनिश करते हैं, ये जो तीनों चारों चीजें तुमने की है। और एक बार ये साबित हो गया कि ये तीनों चारों चीजें आपने की हैं, आपने चोरी का अपराध किया है, तो कितनी सजा, कितनी पनिशमेंट आपको मिलेगी, ये आपका हो जाता है लाइबिलिटी। इज दिस क्लियर? कल्पेबिलिटी और लाइबिलिटी आपको समझ में आया? कल्पेबिलिटी और लाइबिलिटी आपको समझ में आया? ठीक है, ठीक है, अब आ जाइए, जो अगली चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए भारतीय न्याय संहिता का कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस क्या है, भारतीय न्याय संहिता का जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या है, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो संवैधानिक और न्याय शास्त्रीय सार, हिंदी में अगर हम बात करें संवैधानिक और न्याय शास्त्रीय सार क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय न्याय संहिता का। देखो, एक बहुत ही फेमस जूरिस्ट हैं जिनका नाम है केल्सन। ठीक है, एक बहुत ही फेमस जूरिस्ट हैं जिनका नाम है केल्सन। केल्सन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। केल्सन ने कहा था कि किसी भी देश का जो संविधान होता है, किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसे हम ग्रैंड नॉर्म कहते हैं उस देश का। ग्रैंड नॉर्म का मतलब कि उस देश में वो कानून, वो लॉ सबसे ऊपर होता है, सबसे सर्वोपरि होता है, सबसे सुपीरियर होता है, सबसे सुप्रीम होता है। बाकी के जितने भी लॉज होते हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे होते हैं। हमारे देश में भी ऐसा ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबसे ऊपर है, बाकी के सारे लॉज कोई भी देख लो तुम, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, एसआरए, एनआईए, लिमिटेशन, सारे कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपका ग्रैंड नॉर्म है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका मेन लॉ है आपके देश का, मतलब कि भारत देश में जितने कानून हैं या जितने कानून संविधान के आने के पहले बने थे या जितने कानून फ्यूचर में बनेंगे, उन सबको किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? सबको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमें आर्टिकल 13 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही पढ़ाया जाता है ना कि संविधान के आने के पहले जितने भी कानून थे उनमें से अगर कोई सा भी कानून संविधान का वायलेशन करता है तो संविधान के आने के बाद वो सारे कानून क्या कर दिए गए थे?
वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए थे। जो हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पढ़ते हैं, तो संविधान में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो आया 1950 में है, लेकिन 1950 के पहले के जो बने हुए कानून हैं उनको भी संविधान ने उड़ा दिया था। जो जो ऐसे कानून थे जो संविधान के अगेंस्ट में थे। और 1950 के बाद से भी देश में वही होता आया है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट को लगा है कोई कानून या कोई सेक्शन या कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, उस सेक्शन या उस प्रोविजन या उस कानून को क्या कर दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है। तो सिमिलरली भारतीय न्याय संहिता में भी जितने सेक्शंस बनाए गए हैं, जितने प्रोविजंस बनाए गए हैं, सब किसके हिसाब से बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से बनाए गए हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म ऑफ द कंट्री। देश में जो भी कानून है, जो भी सेक्शन है, जो भी प्रोविजन है, सबको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, संविधान के सिद्धांतों के हिसाब से चलना पड़ेगा, संविधान के प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। और अगर नहीं चलोगे तो खत्म कर दिए जाओगे, आपको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आपको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस यही है कि भारतीय न्याय संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट पाया जाएगा, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैंड नॉर्म है, हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है, सबसे सुपीरियर, सबसे सुप्रीम लॉ है। दैट इज द रीजन आपने देखा है आईपीसी में भी जो जो सेक्शंस थे, जब भी सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये फलाना फलाना सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के इस बात के अगेंस्ट जा रहा है या उस बात के अगेंस्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत क्या करा, उस सेक्शन को हटा दिया। सेक्शन 377 क्यों हटा था, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में था। आर्टिकल 14 का वायलेशन था, आर्टिकल 15 का वायलेशन था, आर्टिकल 19 का वायलेशन था, आर्टिकल 21 का वायलेशन था। मतलब कुल मिला के तुम कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांतों के अगेंस्ट, प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहे थे, तो भाई नहीं अलाउड है, हटा दिया कानून। सेक्शन 497 जो मैंने आपको बताया, अडल्ट्री, क्यों हटा, आर्टिकल 14 का वायलेशन था, आर्टिकल 15 का वायलेशन था, आर्टिकल 19 का वायलेशन था, आर्टिकल 21 का वायलेशन था, हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो बेसिकली अगर सिंपल भाषा में हम देखें तो संविधान के प्रिंसिपल से मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में कह लो फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपको फंडामेंटल राइट्स में ही देखने को मिल जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो जो प्रियम्बल में हमारी चीजें लिखी हुई हैं या जो फंडामेंटल राइट्स में हमारी चीजें लिखी हुई हैं, उनके अगेंस्ट अगर कोई भी कानून, कोई भी लॉ आप बनाते हो तो वो लॉ इंडिया में सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो लॉ इंडिया में नहीं चल पाएगा, उस लॉ को हटना पड़ेगा, उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके भारतीय न्याय संहिता का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस है। अब जूरिस्प्रूडेंशियल जो एसेंस है आपका, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैंने कल भी आपको इन्फॉर्म करा था, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, कि ये जो हमारी क्लास चलेगी मंडे टू फ्राइडे चलेगी, यानी कि अगली क्लास आपकी मंडे को होगी शाम को 4 बजे। ठीक है, मंडे हम मिलेंगे शाम को 4 बजे, जहां पे हम जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस के बारे में बात करेंगे और जो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम होते हैं, एक्टस रिया, मेंस रिया, वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बिफोर आई एंड, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। देखो, अगर जो भारतीय न्याय संहिता में आपको पढ़ा रही हूं, इफ यू आर लाइकिंग इट, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, ठीक है, और आप फिजिक्स वाला के साथ स्पेशली हमारे बैचेस में जुड़ के और भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, राइट, तो यहाँ पे कई सारे एग्जाम्स हैं जिनकी प्रिपरेशन आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे करवाई जाती है। इनफैक्ट एक नई चीज भी हम ये लेके आए हैं कि अब हम वकीलों को वकालत करना भी सिखा रहे हैं। तो ड्राफ्टिंग के कोर्सेज, लिटिगेशन के जो कोर्सेज हैं, वो जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू लेके आ चुका है। इसके साथ साथ जो आपके यहाँ पे जुडिशरी के एग्जाम्स हो जाते हैं, है ना, आईबीपीएस, एसओ, लॉ ऑफिसर हो जाता है, अलग अलग स्टेट्स के पब्लिक प्रोसिक्यूटर बैचेस हो जाते हैं, AIB 22 की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो, राइट, अलग अलग स्टेट्स के एपीओ जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो, तो वो सब कुछ आपको जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू की वेबसाइट और ऐप पे मिल जाएगा। इनफैक्ट एक नंबर भी आपको मिल जाएगा इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, आप जो है उस नंबर पे कांटेक्ट करके भी डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है,
जो लोग नोट्स के बारे में पूछ रहे हैं, अगेन प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू गेट फ्री क्लास नोट्स। उस लिंक पे क्लिक करोगे आपको नोट्स मिल जाएंगे। लिंक के नीचे ही नंबर भी दिया हुआ है, वहां पे कांटेक्ट करके आप हमारे जुडिशरी और बाकी बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यस, ये मैं कल ही क्लियर कर चुकी हूं। आप रिगार्डलेस किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एपीओ हो, चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट हो, सब लोग ये क्लासेस देख सकते हैं। हिंदी के भी एपीओ बैचेस अवेलेबल हैं, आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।